Hello and welcome to the channel. This is Ramisa and you are watching Ramisa's lecture series. In our previous session, we discussed the whole poem of Walt Whitman. And in this session, we are going to deal with the poetic devices used in the poem by Walt Whitman. As we discussed that the concept of miracles to Walt Whitman is altogether different than we people. Miracle का जो concept Walt Whitman को है वो बिल्कुल हमसे अलग है. हम समझते हैं miracles कभी कभार होते हैं, but to Walt Whitman he thinks that miracles happen every day, in every second, in every hour of the day or darkness. Now, let's deal with the poetic devices or literary devices used in the poem. This is your Walt Whitman. Okay? Now, the very first device that has been used in the poem is synecdoche. पहली जो डिवाइस है जो आपकी पोएम में यूज की गई है वॉल्ट विटमैन के जरिए से, वो है synecdoche. नाउ synecdoche क्या होता है? जो भी हम लिटरेरी डिवाइसेस इस सेशन में करेंगे उसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट होगी, जो पहला हमारा कमेंट होगा, वो ये है, these all are literary devices or poetic devices. Okay? As a device, if we want to understand this word, device is any tool. कोई भी चीज जिससे आप कोई काम करते हो. पोइटिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए से आप किसी चीज को बेहतर अंदाज में उसको डिफाइन करते हो. नाउ synecdoche, व्हाट इज synecdoche? synecdoche होता है when you analyze or you describe elements or fragments. जब आप को कोई बड़ा कॉन्सेप्ट समझाना होता है, इफ यू वांट टू मेक समबडी अंडरस्टैंड, से फॉर एग्जांपल व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए आपको उस प्रोसेस को ब्रेक करना है. उस प्रोसेस के आपको प्लांट पढ़ाना है, उसके बाद सनलाइट को पढ़ाना है, आपको सॉइल पढ़ानी है. तो ये एलिमेंट्स को पढ़ाने से क्या होता है, आपका जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है अबाउट फोटोसिंथेसिस वो जनरेट होता है, उसके बारे में आप आइडिया ग्रैब करते हो. सिमिलरली इफ देयर इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, यू ब्रेक इट इन पार्ट्स. ओके, आप इसके फ्रेगमेंट्स करते हो, आप इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स निकालते हो, एंड ड्यू टू दीज एलिमेंट्स यू आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द जनरल कॉन्सेप्ट. ओके, से फॉर एग्जांपल इस पोएम में क्या है, इस पोएम में आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट है मिरेकल. Okay, the poet wants to make us understand the concept of miracles. By this miracle, he gives so many examples, the various examples from nature, from man-made. Okay, तो मिरेकल के जनरल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो हमें बहुत सारी एलिमेंट्स हमारे सामने लाते हैं या बहुत सारे फ्रैगमेंट्स लाते हैं जो कि मिरेकल है इटसेल्फ. ओके, फॉर एग्जांपल ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ मैनहट्टन स्ट्रीट. Okay, or he gives the example of sky, or he gives the example of water, ocean. तो ये सारी चीजें समझा के what the writer actually wants to explain is the concept of miracle. असल में वो miracle समझाना चाहता है जो कि जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस जनरल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए he gives the various examples from the nature, from the man made. Okay, so synecdoche ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको एलिमेंट्स या फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं कॉन्सेप्ट के, और आप उस कॉन्सेप्ट को एक जनरल, एक ह्यूज आइडिया को समझते हैं बाय इट्स एलिमेंट्स, इसको पार्ट्स करके, जैसा कि यहाँ पे पोएम में किया गया है. जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट था मिरेकल का, उसको ब्रेक करके या बहुत सारे एग्जांपल्स देके आपको समझाया गया है कि मिरेकल का कॉन्सेप्ट है क्या. सो आवर सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज rhetorical question. This has already been described while we were describing the poem itself. इसमें क्या होता है कि
रेट्रिक एक फील्ड है, इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा. रेट्रिक इज अ फील्ड. ओके, रेट्रिक इज अ फील्ड जहां पे आप क्या करते हो, यू यूज एनी लैंग्वेज. ओके, आप लैंग्वेज का यूज करते हो, लेकिन आप लैंग्वेज को इस तरह से यूज करते हो दैट यू मेक समबडी कन्विंस्ड. आप दूसरे को परसुएड करते हो. सो रेट्रिक बेसिकली इज द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कन्विंस अदर्स. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रेट्रिक है, इसमें हम लैंग्वेज को सीखते हैं कैसे बोलनी है, सो दैट यू कैन परसुएड अदर्स, यू कैन कन्विंस अदर्स. ओके, सो रेट्रिकल क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन whose answer the writer or the author or the poet already knows. वो पहली आंसर जानता है, even audience knows or the readers knows. Then what is the fun of asking such a question? If we know, if the poet knows already, then why he is posing such a question to us? Okay, this is again a question to us. So why does he ask us a question? It is because he wants to convince us. He wants to make us understand what really miracle is. Okay? Now, we see this example. Rhetorical question कहाँ पे poem में use किया गया है? It is in the beginning of the poem. Where? Why? Who makes much of a miracle? This is the rhetorical question in the beginning. And one rhetorical question has been used at the end of the poem. What stranger miracles are there? Okay? This has been used in the ending. और ये वाला beginning में use हुआ है. तो ये रेट्रिकल क्वेश्चन क्या होता है, इसमें आप लोगों को समझाना चाहते हो, लेकिन एक दूसरे तरीके से. ठीक है, क्योंकि इसमें आप लैंग्वेज को सीखते हैं, कैसे आप लैंग्वेज को यूज करेंगे ताकि आप दूसरों को अंडरस्टैंड करवाइए. तो बिगिनिंग में, एंड वी सी एट द एंड ऑफ दिस, इन द एंड ऑफ दिस पोएम, पोएट हैज यूज्ड रेट्रिकल क्वेश्चंस ट्वाइस. दीज रेट्रिकल क्वेश्चंस हैव बीन यूज्ड इन द पोएम. नाउ थर्ड वन इज एलिट्रेशन. अब एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज एक्चुअली रेपिटिशन. ठीक है, एलिट्रेशन होता है रिपीट करना, लेकिन आप क्या रिपीट करते हो? कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके, आप कॉन्सोनेंट साउंड्स को यूज करते हो. आप रिपीटेडली यू यूज कॉन्सोनेंट साउंड्स वेयर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स और इन अ लाइन और लाइन्स. यानी आपकी जितनी भी लाइन्स होती है, आप बिगिनिंग में जो आपकी लाइन होती है, आपके वर्ड्स होते हैं, आप उसके स्टार्टिंग पे एक कॉन्सोनेंट सेम साउंड रिपीटेटिवली यूज करते हैं. ओके, एंड इन दिस पोएम वी सी दीज वर्ड्स. ये तीन मैंने यहां पे कोट किए हैं. मेक्स मच ऑफ ए मिरेकल. सी, यहां पे एम यूज किया गया है, यहां पे भी एम यूज किया गया है, यहां पे भी एम. सो रिपीटेटिवली this letter M has been used in the same line. Okay, in the same line. तो words हैं, for example यहां पे make एक word है, यहां पे much एक और word है, यहां पे miracle एक और word है. ठीक है, तो ये तीन words जो है they are beginning with the consonant sounds और repetitively एक ही लाइन में यूज होते हैं, तो इसे हम कहते हैं alliteration. ओके, consonant sounds को repetitively यूज करना in a line और in lines. यहां पे आप दूसरी एग्जांपल देखते हो, wade with. You see wade यहां पे यूज हुआ है, और with यहां पे W, यहां पे W. तो both times क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर यूज हुआ है, जो कि एलिट्रेशन की डिवाइस यूज की गई है पोएम में. तो ऐसे वर्ड्स मेक्स मच ऑफ ए मिरेकल ये भी पोएम में आपको है, और वेड विद ये भी आपके पोएम में है. और वहां पे एक और एग्जांपल है आपके पोएम में, एंड दैट इज स्टार्स शाइनिंग सो. यू सी स्टार्स शाइनिंग एंड सो. सी, यहां पे एस, यहां पे भी एस, यहां पे भी एस. So this is alliteration. That means repetition of consonant sounds at the beginning of words in a line or lines. Okay? ये चाहे लाइन हो या नहीं हो, एक लाइन में तो आएगा, ये वाली एक लाइन में, ये वाली एक लाइन में. तो तीनों जब हम वर्ड्स देखते हैं, यहाँ पे M का यूज, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, so this is simply what? Alliteration. So is this understood? Yes, I think.
एक और डिवाइस यूज की गई है आपके पोएम में, दैट इज एनाफोरा. एनाफोरा इज सिंपली ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस जो कि बिगिनिंग के वर्स कोई भी हो, मान लीजिए कोई लाइन है, उसके स्टार्टिंग में जो बिगिनिंग है यानी लाइन जिससे स्टार्ट होती है, ओके, तो अगर वो बार बार यूज की गई है, ओके, यानी ये भी रेपिटेशन होता है लेकिन ये डिफरेंट लाइंस में होता है, ठीक है, यानी ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं, उधर कॉन्सोनेंट साउंड्स होते थे एलिट्रेशंस में, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आपको मिलेगा क्या, यहां पे आपको वर्ड्स मिलेंगे, यहां पे आपको फ्रेज मिलेगा. कहां पे, और वो सेम वर्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल आपकी पोएम में और यूज हुआ है. इफ यू सी, आपकी फोर्थ वाली लाइन जो आपकी पोएम में है, और डार्ट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड द स्काई, और वेड विद नेक्ड फीट अलोंग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर. उसके बाद जो भी लाइंस नीचे तक, आई थिंक उसके बाद 8 लाइंस तकरीबन आती हैं. ऑल दोज लाइंस हैव बीन स्टार्टेड विद दिस वर्ड और, ओके, तो ये वाला वर्ड है, तो ये वर्ड हर एक वर्स में स्टार्टिंग में यूज हुआ है, तो इसे आप एनाफोरा कहते हैं. वी हैव अनदर एग्जाम्पल इन द पोएम, ओके, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम वी सी द वर्ड एवरी. फॉर एग्जाम्पल, every cubic inch of space is miracle, every square yard of the surface, every foot of the interior. ओके, ये सारी ऐसी लाइंस है, ये 3 जो कि एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं, बिगिनिंग में है, इसे हम एनाफोरा कहते हैं. एंड दिस इज अगेन ए लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय वॉल्ट विटमैन इन दिस पोएम. ओके, वी हैव another device, that is imagery. Imagery, as has been discussed, imagery is a literary device where you create in readers' mind mental pictures. Okay, you use your language in such a way that you create mental pictures in readers' mind. Readers imagine that they really has seen this place. Okay, इमेजरी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पोइट वर्ड्स यूज करता है जिससे आपके दिमाग में इमेजरी आती है, आपके दिमाग में पिक्चर्स आने लगती हैं, ठीक है, एंड यू से कि मैंने खुद देखा है आंखों से. सो द होल पोएम इज इमेजरी, आई थिंक. ओके, एंड आई हैव रिटन हेयर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स यूज्ड इन द पोएम. वो क्या है, यहाँ पे आप देखें मैनहट्टन. अब मैनहट्टन एक इट्स अ सिटी इन न्यूयॉर्क, तो आपको वो इमेज आती है मैनहट्टन की, इट्स अ सिटी, ये एक हसल बसल सिटी है, तो आपको वो इमेज आती है दिमाग में. हनी बीज की इमेज आती हैं, सनराइज एंड सनसेट की इमेज आती हैं, फील्ड यानी जहाँ पे वो बोलता है कि मैं देखता हूँ एनिमल्स वहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, वो घास खा रहे हैं फील्ड में, तो उसकी इमेज आपके दिमाग में आती है. एनिमल्स की इमेज आती हैं, ओशन की इमेज आती है हमारे दिमाग में, ऐसे ही स्काई की इमेज, हाउसेज एंड रूफ्स, एंड देयर आर मच मोर एग्जाम्पल्स इन द पोएम, यू कैन सी इट क्लियरली. ओके, सो imagery is a device where you create mental pictures, okay, and readers they imagine what you are saying. तो imagine करना, readers जो होते हैं वो जब आपके lines पढ़ते हैं, आपके words पढ़ते हैं, वो imagine करते हैं, and they create pictures in their mind. This is what we call imagery. Okay, I think this is understood. Now the next one that has been used in the poem is metaphor. मेटाफोर इज ए लिटरेरी डिवाइस. ये भी एक टूल है जो कि पोइट यूज करता है. इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है. ओके, बेसिकली क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है. तो कंपैरिजन, व्हाई डू वी मेक कंपैरिजन, इट हैज़ बीन ऑलरेडी टोल्ड यू. कंपैरिजन इज इन ऑर्डर टू जस्ट मेक समबडी एलिवेटेड, उसकी वैल्यू और उसका जो रुतबा है उसको बढ़ाने के लिए वी कंपेयर थिंग्स. ओके, और मेटाफोर में क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है. एक अलग चीज़ होती है, दूसरी अलग चीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से यू are like, sorry, you, wait a minute, example is you are a lion. Now see, ये वाला एक this is obviously a human being, here it is an animal. तो यहाँ पे ये अलग है, ये अलग एंटिटी है, तो they are two distinct objects. This is one, this is another one. Okay, and we have compared you with a lion.
Okay, this is direct comparison. You actually wanted to say that person that you are as much as brave as a lion. Okay, now यहाँ पे आपने क्या किया, these are the two distinct objects, but one thing was common, that was bravery. Okay, you wanted to highlight the bravery of you who is a person, obviously. So metaphor में क्या होता है, दो distinct objects होते हैं and you compare those two distinct objects so that you can highlight the value and the preciousness of one thing, okay, by comparing it with the other. पोइम में कहाँ पे एग्जाम्पल यूज़ की गई है, जो भी पोइम में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको कंपेयर किया जाता है मिरेकल के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैनहट्टन हैव बीन कंपेयर्ड विद मिरेकल, ऐसे स्काई को मिरेकल से कंपेयर किया गया है, हाउसेस को, सनराइज सनसेट को, ऐसी हनी बीज की एक्टिविटीज़, फील्ड, एनिमल्स, ओशन, स्काई, हाउसेस, ओके, ऐसी क्यूबिक इंच, स्क्वायर यार्ड, ये सारा, या समंदर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंपेयर की गई हैं किसके साथ, मिरेकल्स के साथ. सो मिरेकल, ये जो मेटाफोर है, वी डोंट यूज लाइक और एज, बट इट इज़ कंपैरिजन. तो कंपैरिजन कहाँ पे होता है, जो भी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस होती हैं पोएम में, दे हैव बीन डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द मिरेकल्स. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. वी हैव द लास्ट वन, that is antithesis. What is antithesis is, first of all we need to understand thesis, then antithesis. Thesis होता है कोई statement, okay, आपकी statement, कोई भी आप opinion देते हैं. When you go against your opinion, that is antithesis, okay. So it refers to the technique of talking about two opposite objects in the same verse. एक ही लाइन में आप दो अपोजिट्स लाते हो. फॉर एग्जाम्पल अपोजिट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे डे है, इसका अपोजिट है नाइट. बॉय, इसका अपोजिट है गर्ल. ओके, स्काई, इसका अपोजिट है अर्थ. सिमिलरली आप कोई स्टेटमेंट देते हो, आप कोई थीसिस देते हो, उसके बाद आप उसका अपोजिट देते हो इन द सेम लाइन. एक ही लाइन में पहले आप थीसिस देते हो, देन यू गिव एंटीथीसिस. ओके, यू गिव वन कॉन्सेप्ट, देन यू गिव द अपोजिट ऑफ इट. ओके, रेसिप्रोकल आप देते हो. ओके, इट्स जस्ट लाइक ऑक्सीमोरॉन, जहां पे आप टू अपोजिट्स को देते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जांपल इन दिस पोएम लाइट एंड डार्क, इन द लास्ट स्टैंजा, लाइट एंड डार्क, आप देखो लाइट यहाँ पे एक चीज़ है एंड डार्क एक चीज़ है, तो दोनों को एक ही वर्स में लाया गया है, एंड वी कैन से दिस इज एंटीथीसिस यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. एंटीथीसिस होता है जहाँ पे आपको दो अपोजिट्स होते हैं, आप पहले एक चीज़ बोलते हो, उसके बाद उसका अपोजिट देते हो. ठीक है, एंड वाई डू वी यूज एंटीथीसिस, सो दैट वन इज क्लियरली अंडरस्टूड. ओके, बॉय इज अंडरस्टूड when we understand the concept of girl. We understand light, okay, in terms of dark. जब आप डार्कनेस को समझते हैं तभी आप लाइट को समझते हैं, एंड जब आप लाइट को समझते हैं तभी आप डार्कनेस को समझते हैं. ओके, तो बाइपोलैरिटी को समझ के आप कभी कभी कॉन्सेप्ट्स गेन करते हैं. सो दिस इज़ इट. आई थिंक दिस सेशन इज़ कंप्लीट. ये पोइटिक डिवाइसेस थी जो कि आपके पोएम में यूज़ की गई थी. अगर कोई आप में से आपको कोई कन्फ्यूजन होता है आपके इन डिवाइसेस में, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड टुडेज सेशन दिस इज़ ओवर, एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन.